आज इंटरनेट पर और फाइनेंस वर्ल्ड में एक नाम बार बार हेडलाइंस में आता है, ब्लैक रॉक। इस नाम को लेकर कई थ्योरीज हैं, कई सवाल हैं और कई तरह की स्पेकुलेशन भी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ब्लैक रॉक एक ऐसी फाइनेंशियल मशीन बन चुका है जो दुनिया के कई देशों से भी ज़्यादा वेल्थ को इनडायरेक्ट तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। इस कंपनी के पीछे जिस व्यक्ति का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है वह है लैरी फिंक, ब्लैक रॉक के फाउंडर और सीईओ। आज ब्लैक रॉक लगभग 14 ट्रिलियन डॉलर्स से भी अधिक एसेट्स मैनेज करता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्लैक रॉक खुद का पैसा नहीं लगाता, लेकिन दुनिया की ट्रिलियंस डॉलर्स पर डिसीजन पावर रखता है। यानी रिस्क दूसरों का, इन्फ्लुएंस ब्लैक रॉक का। वर्ल्ड की अप्रोक्सीमेट 95% फॉर्च्यून 500 कंपनीज में ब्लैक रॉक की शेयर होल्डिंग मौजूद है। इतना ही नहीं, कई देशों की गवर्नमेंट्स भी फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज से एडवाइजरी और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज लेती रही हैं। इसका मतलब है कि मॉडर्न इकोनॉमी में जब आप काम करते हैं, कुछ खरीदते हैं, अपने बैंक से इंटरेक्ट करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनडायरेक्ट रूप से आपका कांटेक्ट ब्लैक रॉक जैसे बड़े एसेट मैनेजर से हो ही जाता है। ब्लैक रॉक खुद को एक पैसिव इन्वेस्टर कहता है। मतलब ब्लैक रॉक का कहना है कि वह कंपनीज को एक्टिवली कंट्रोल नहीं करता, बल्कि सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा मार्केट इंडाइसिस के अनुसार इन्वेस्ट करता है। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी बहस शुरू होती है। क्या ब्लैक रॉक और उसके जैसे दूसरे बड़े एसेट मैनेजर्स जैसे वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट रियलिटी में सिर्फ पैसिव इन्वेस्टर्स हैं, या फिर इतनी बड़ी ओनरशिप के कारण वे ग्लोबल इकोनॉमी की डायरेक्शन को इम्पैक्ट भी करते हैं? इन तीनों कंपनीज को मिलाकर फाइनेंस वर्ल्ड में अक्सर कहा जाता है द बिग थ्री। तो असली सवाल यह है, क्या ये कंपनीज सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसे को इन्वेस्ट करने वाली साधारण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम में इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी गहराई तक फैल चुका है? आज ब्लैक रॉक के सबसे बड़े प्रोडक्ट्स हैं इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स। एक्टिव इन्वेस्टिंग में फंड मैनेजर्स लगातार शेयर खरीदते और बेचते रहते हैं, लेकिन पैसिव इन्वेस्टिंग में स्ट्रेटजी अलग होती है। यहाँ एसेट्स मैनेजर्स इंडेक्स में शामिल लगभग हर बड़ी कंपनी का थोड़ा थोड़ा शेयर खरीदते हैं और लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं। लेकिन पैसिव इन्वेस्टिंग का एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है। इस मॉडल की वजह से इन बड़े एसेट मैनेजर्स को कई रेगुलेटरी और लीगल एडवांटेजेस भी मिलते हैं, क्योंकि वे खुद को एक्टिव कंट्रोलिंग इन्वेस्टर्स नहीं बल्कि पैसिव इन्वेस्टर्स बताते हैं। और यही वह जगह है जहां से ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज की असली फाइनेंशियल पावर समझ में आनी शुरू होती है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, ब्लैक रॉक और दूसरे बड़े एसेट मैनेजर्स कई ग्लोबल कंपनीज में काफ़ी बड़ी शेयर होल्डिंग रखते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर वे किसी एक कंपनी के शेयर्स लार्ज स्केल पर सेल करें, तो मार्केट में उस स्टॉक पर अचानक हैवी सेलिंग प्रेशर आ सकता है और इसका असर कई बार स्टॉक प्राइस में तेज गिरावट के रूप में दिखाई दे सकता है। यही कारण है कि इतने बड़े एसेट मैनेजर्स के डिसीजंस कई बार पूरे मार्केट सेंटिमेंट्स को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, ब्लैक रॉक जिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को मैनेज करता है, वह पैसा आता कहाँ से है? उसका बड़ा हिस्सा आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से, जैसे पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है, इन बड़े इंस्टीट्यूशंस के पीछे असल में
ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स का पैसा होता है, जैसे पब्लिक पेंशन प्लान्स, रिटायरमेंट अकाउंट्स, कॉलेज सेविंग फंड्स, इंश्योरेंस सेविंग्स। मतलब आखिरकार यह पैसा ऑर्डिनरी लोगों का ही होता है, लेकिन अक्सर यह पैसा सीधे आपके कंट्रोल में नहीं होता और ना ही आपको यह डिसीजन लेने का राइट होता है यह फंड किन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी कैपिटल लाखों इन्वेस्टर्स का होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कुछ बड़े एसेट मैनेजर्स ही लेते हैं। अब सोचिए, जब किसी एसेट मैनेजर के पास $14 ट्रिलियन से भी ज़्यादा एसेट हो तो उस कैपिटल को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना ही होगा और धीरे धीरे यह इन्वेस्टमेंट पूरी इकॉनमी में फैलने लगता है। इसे फाइनेंशियल वर्ल्ड में कहा जाता है यूनिवर्सल ओनरशिप। मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड लगभग हर बड़ी कंपनी में किसी न किसी रूप में इनकी शेयर होल्डिंग मौजूद होती है। ये तीनों मिलकर दुनिया की कई बड़ी कंपनीज में छोटी छोटी शेयर होल्डिंग रखते हैं। पहली नज़र में जब ये तीनों इंस्टीट्यूशंस लगभग हर बड़ी कंपनी में शेयर होल्डर बन जाती हैं तो उनका कलेक्टिव इन्फ्लुएंस पूरे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काफ़ी बड़ा हो जाता है। यूजुअली ब्लैक रॉक किसी कंपनी में लगभग 3 to 10% तक का शेयर होल्डिंग रखता है। पहली नज़र में यह परसेंटेज छोटा लग सकता है, लेकिन कॉरपोरेट गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में 5% ओनरशिप भी काफ़ी सिग्निफिकेंट मानी जाती है, क्योंकि कई कंपनीज के शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बंटी भी होती हैं। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ 5% स्टेक भी कई बार आपको उस कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर बना सकता है। और यही कारण है कि कई एकेडमिक स्टडीज़ में 5% ओनरशिप को कंट्रोल की एक इम्पोर्टेंट थ्रेशोल्ड माना जाता है। अमेज़ॉन का उदाहरण ले लीजिए। अमेज़ॉन में द बिग थ्री ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट मिलकर 16% शेयर होल्डिंग रखते हैं, जबकि अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस की स्टेक लगभग 9% के आसपास है। इसका मतलब है कि ओनरशिप लेवल पर इन एसेट मैनेजर्स की कंबाइंड स्टेक कई बार कंपनी के फाउंडर से भी ज़्यादा हो सकती है। और यहीं से मॉडर्न कॉर्पोरेट ओनरशिप का एक नया पैटर्न दिखाई देता है। लेकिन ओनरशिप कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, इससे भी इम्पोर्टेंट है वोटिंग पावर। स्टॉक मार्केट में आपके पास जितने शेयर्स होते हैं उतने ही वोटिंग राइट्स भी होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के कई इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट डिसीजंस पर वोट करते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, मर्जर और एक्विजिशंस में। जब आप पेंशन फंड्स, रिटायरमेंट अकाउंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आमतौर पर आपके वोटिंग राइट्स उस फंड मैनेजर के पास चले जाते हैं, और जब वही फंड मैनेजर उस कैपिटल को किसी एसेट मैनेजर के जरिए मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो वही वोटिंग राइट्स आगे एसेट मैनेजर के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस तरह फाइनेंशियल सिस्टम में एक लेयर्ड ओनरशिप स्ट्रक्चर बन जाता है। फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेशन तो कई लोगों का होता है, लेकिन ओनरशिप का बड़ा हिस्सा अब भी काफ़ी कम लोगों के पास कंसंट्रेट है। भारत में टॉप 1% लोग लगभग 40% वेल्थ कंट्रोल करते हैं और टॉप 10% लोग लगभग 77% वेल्थ के मालिक हैं। इसी वजह से यह आर्गुमेंट कि शेयर होल्डर्स के लिए जो अच्छा है वह पूरी सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा हमेशा सही नहीं माना जाता, क्योंकि पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल मार्केट में लगभग कोई ओनरशिप नहीं रखता। लेकिन कॉर्पोरेट डिसीजंस जो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में लिए जाते हैं उनका इम्पैक्ट पूरी इकॉनमी पर पड़ता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज की शेयर होल्डिंग कई ग्लोबल ब्रांड्स में होती है। अब एक मोमेंट के लिए सोचिए, अगर इन कंपनीज के बीच एक एग्रेसिव प्राइस वार शुरू हो जाए तो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो सकते हैं। लेकिन एसेट मैनेजर की प्रोस्पेक्टिव से ये सभी कंपनीज उसी के पोर्टफोलियो का हिस्सा होती हैं, इसलिए उसके लिए किसी एक कंपनी का जीतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। उसका फोकस होता है पूरी इंडस्ट्री का ओवरऑल प्रॉफिट।
क्योंकि जब एक ही इन्वेस्टर कई कंपीटिंग कंपनीज में शेयर होल्डर हो तो उसके लिए प्राइस वार या इंटेंस कंपटीशन हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होता। इसी वजह से कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि यह ओनरशिप स्ट्रक्चर मॉडर्न इकोनॉमी में हाई प्राइसेस और वीक कंपटीशन की एक वजह बन सकता है। यानी जब ओनरशिप पूरे मार्केट में फैल जाती है तो धीरे धीरे मार्केट बिहेवियर भी बदलने लगता है। कंपटीशन की जगह स्टेबिलिटी और प्रॉफिट प्रोटेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कई कंपीटिंग कंपनीज में एक साथ मौजूद हों तो फेयर कंपटीशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और जब कंपटीशन कम होता है तो उसका इम्पैक्ट अक्सर कंज्यूमर्स पर दिखाई देता है। प्राइसेस बढ़ सकते हैं और चॉइसेस लिमिटेड हो सकती है। क्योंकि प्रॉफिट किसी भी कंपनी को मिले वह आखिरकार उसी इन्वेस्टर ग्रुप तक पहुंचता है। इसी वजह से कुछ इकोनॉमिस्ट इस स्ट्रक्चर को नियो मोनोपोली का नाम देते हैं। लेकिन ब्लैक रॉक की इन्फ्लुएंस सिर्फ शेयर होल्डिंग तक लिमिटेड नहीं है। क्योंकि जब किसी एसेट मैनेजर के पास कई बड़ी कंपनीज के शेयर होल्डर होते हैं तो उसे अक्सर कंपनी के मैनेजमेंट और बोर्ड तक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। और इसी एक्सेस के जरिए वह कई बार कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और गवर्नेंस डिस्कशन को इम्प्रेस कर सकता है या यूं कहें इन्फ्लुएंस कर सकता है। 2014 से 2015 के बीच ब्लैक रॉक ने अपने पोर्टफोलियो कंपनीज के साथ 1500 से अधिक प्राइवेट मीटिंग्स की थी। इसका मतलब यह है कि कई इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट डिसीजंस सिर्फ पब्लिक वोटिंग्स में नहीं बल्कि इन प्राइवेट डिस्कशंस में भी शेयर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि कई बार कॉर्पोरेट डिसीजंस पब्लिक वोटिंग से पहले ही बोर्ड रूम डिस्कशंस में शेप होने लगते हैं। लेकिन ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस सिर्फ कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स तक लिमिटेड नहीं है। इसका एक और पहलू भी है, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ रिलेशन। ब्लैक रॉक और कई बड़े एसेट मैनेजर्स के मामलों में अक्सर एक पैटर्न देखा जाता है। इसे कहा जाता है रिवॉल्विंग डोर। मतलब कई लोग पहले गवर्नमेंट्स, सेंट्रल बैंक्स या रेगुलेटरी बॉडीज़ में काम करते हैं और बाद में ब्लैक रॉक जैसे एसेट मैनेजमेंट फर्म्स में शामिल हो जाते हैं। और कई बार ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज में काम करने वाले लोग बाद में गवर्नमेंट या रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस में भी पहुंच जाते हैं। इसी वजह से ब्लैक रॉक से जुड़े लोगों का रिलेशन कई इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन से रहा है, जैसे यूएस ट्रेजरी, फेडरल रिजर्व, कनाडा और यूरोप के सेंट्रल बैंक्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऐसे क्लोज कनेक्शंस कई बार एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। उदाहरण के लिए 2004 के बाद से ब्लैक रॉक ने दुनिया भर से कम 84 फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रेगुलेटर्स और सेंट्रल बैंकर्स को हायर किया है। कंपनी के सीईओ लैरी फिंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बोर्ड से भी जुड़े रहे हैं। और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ब्लैक रॉक का रोल और भी बढ़ गया। उस समय फाइनेंशियल सिस्टम्स को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारी वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स ने ब्लैक रॉक जैसी प्राइवेट फर्म से एडवाइजरी और ऑपरेशनल सपोर्ट भी लिया। इसके बाद अमेरिका में एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट काउंसिल। इसका पर्पस था ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर नज़र रखना जो इतनी बड़ी हों कि उनका फेल्योर पूरे फाइनेंशियल सिस्टम्स को इम्पैक्ट कर सके। एफएसओसी ने ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज को सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट मानते हुए उन पर एडिशनल ओवरसाइट रखने का सजेशन दिया, लेकिन यह रेगुलेटरी प्रपोजल आगे नहीं बढ़ पाया। और यही एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आता है, पैसिव इन्वेस्टिंग का लूप होल। ब्लैक रॉक खुद को एक पैसिव इन्वेस्टर कहता है, मतलब कंपनी का दावा है कि वह कंपनीज को एक्टिवली कंट्रोल नहीं करता, वह सिर्फ इंडेक्स के अनुसार शेयर होल्ड करती है। और इसी वजह से उसे कई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से
छूट मिल जाती है। ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो आमतौर पर बैंक्स या एक्टिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर लागू होती हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, यह डिसाइड करने का प्रोसेस कि कोई एसेट मैनेजर सच में पैसिव है या नहीं, अक्सर उसी एसेट मैनेजर की रिपोर्ट्स पर बेस्ड होता है। मतलब उन्हें हर साल एक सर्टिफिकेशन सबमिट करना होता है कि उन्होंने पैसिव इन्वेस्टमेंट रूल्स का पालन किया है या नहीं। यह कुछ हद तक ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति अपने टैक्स रिटर्न भी खुद भरे और उसका ऑडिट भी खुद ही कर ले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट को अक्सर द बिग थ्री कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देता है। वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट ब्लैक रॉक के बड़े इन्वेस्टर्स में शामिल हैं और ब्लैक रॉक तथा स्टेट स्ट्रीट वैनगार्ड में भी स्टेक्स रखते हैं। इसी तरह स्टेट स्ट्रीट भी ब्लैक रॉक और वैनगार्ड की शेयर होल्डिंग में मौजूद हैं। मतलब कई मामलों में एसेट मैनेजर्स एक दूसरे के भी शेयर होल्डर्स बन जाते हैं और यही इंटरकनेक्टेड ओनरशिप स्ट्रक्चर मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है। The Big Three. और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ओनरशिप का यह नेटवर्क सिर्फ लिस्टेड कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स कई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रही हैं और कई फाइनेंशियल फर्म्स एक दूसरे में भी स्टेक रखती हैं। इससे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जहां कई बार फाइनेंशियल सेक्टर किसी हद तक खुद का ही मालिक बन जाता है। एक कंपनी दूसरी कंपनीज में शेयर होल्डिंग रखती है और वही कंपनीज फिर उस कंपनी में भी इन्वेस्ट करती हैं। इस तरह ओनरशिप का एक लूप बन जाता है जहां पैसा लगातार सिस्टम के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। क्योंकि जब आप मार्केट के कई हिस्सों में एक साथ मौजूद हो तो कई बार ऐसा लगता है कि आप हर तरफ से गेम खेल रहे हैं, और जब आप एक ही समय में कई साइट्स पर हो तो हारने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अब अगर मूल सवाल पर वापस आएं, क्या ब्लैक रॉक दुनिया की हर चीज़ का मालिक है? नहीं, लेकिन क्या उसका इन्फ्लुएंस ग्लोबल इकोनॉमी के बड़े हिस्से तक फैला हुआ है? कई एनालिस्ट मानते हैं हाँ, काफ़ी हद तक, क्योंकि ब्लैक रॉक मैक्सिमम बड़ी कंपनीज में छोटी छोटी शेयर होल्डिंग रखता है और यही ओनरशिप उसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काफ़ी इन्फ्लुएंस देती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लैक रॉक सीधे हर कंपनी के डे टू डे डिसीजंस नहीं लेता, लेकिन यूनिवर्सल ओनरशिप का यह फ्रेमवर्क एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें बड़े एसेट मैनेजर्स का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे और बढ़ता जाता है और इसी पूरे सिस्टम में उनकी अर्निंग्स भी लगातार बढ़ती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी फ़ी इनकम भी बढ़ती जाती है। इसी बीच रेगुलेटर्स भी इस स्ट्रक्चर को और करीब से देखने लगे हैं। अमेरिका में कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो और एफडीआईसी जैसी इंस्टीट्यूशंस यह विचार कर रही हैं कि जिन एसेट मैनेजर्स की बैंक में बड़ी शेयर होल्डिंग है उन्हें कुछ मामलों में बैंक्स की तरह रेगुलेट किया जाए। लेकिन यह प्रोसेस इतनी आसान नहीं है, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री ऐसे नियमों के खिलाफ एक्टिव लॉबिंग भी करती रही है और यही कारण है कि रेगुलेशन का सवाल अब भी क्रिटिकल बना हुआ है। अगर बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो यह प्रॉब्लम सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, प्रॉब्लम है पूरे ओनरशिप स्ट्रक्चर की। एक टाइम था जब स्टॉक मार्केट को काफ़ी हद तक शेयर होल्डर डेमोक्रेसी माना जाता था, जहां बड़े नंबर्स में इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स कॉर्पोरेट डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन आज ओनरशिप काफ़ी हद तक कंसंट्रेटेड हो चुकी है एसेट मैनेजर्स के पास। The Big Three. और कुछ एनालिस्ट इसे शेयर होल्डर ओलिगार्की भी कहते हैं।
जहां कैपिटल मार्केट्स में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास होता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात भी याद रखनी चाहिए। ब्लैक रॉक ने यह सिस्टम बनाया नहीं, उसने अपने मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम के रूल्स और इंसेंटिव्स को अपने एडवांटेज के लिए सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है। यही वह वजह है कि आज एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री ग्लोबल फाइनेंस का एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा बन चुकी है। लेकिन आखिर में सवाल सिर्फ ब्लैक रॉक का नहीं है। सवाल यह है, क्या फ्यूचर में ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम संभव है जहां वेल्थ क्रिएट करने वाले लोगों को भी यह तय करने का अधिकार मिले कि उनकी वेल्थ आखिर कहां और कैसे एलोकेट होगी।